मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पार्ट 2 में हम आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पैथे ने 1929 में प्रपोज करी और उसको बाद में वैन व्लेक ने 1932 में डेवलप किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे एक आयनिक क्रिस्टल में धनायन के चारों तरफ ऋणायन होते हैं, उसी तरह कॉम्प्लेक्सेस में मेटल आयन के चारों तरफ लिगेंड्स का एक सममित क्षेत्र होता है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम दिया गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ सीएफटी। सीएफटी में ऐसा माना जाता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंध है वो पूरी तरह से आयनिक बंध है। तो मेटल आयन और लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस मानते हैं। मेटल आयन पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड जो है वो पॉइंट नेगेटिव चार्ज या पॉइंट डाइपोल होता है। तो ये थ्योरी जो है वो मेटल आयंस की डी ऑर्बिटल्स पे लिगेंड्स का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में स्टडी करती है और इसमें कहीं भी कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध का कंसिडरेशन नहीं होता। ये थ्योरी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की भी स्टडी करती है। तो मेटल और लिगेंड के बीच में दो तरह के बंध होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, ये मेटल और लिगेंड के बीच में मेटल के न्यूक्लियस और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें आपस में जो आकर्षण होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका स्थायित्व इसी फोर्स की वजह से होता है। दूसरी तरह का फोर्स है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जो बहुत वीक होता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का केवल 10% होता है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किसके बीच में होता है? मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल आयंस में हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में होंगे? डी ऑर्बिटल्स में। तो मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के उन दोनों में आपस में प्रतिकर्षण होगा। तो वो जो प्रतिकर्षण का बल है वो हालांकि बहुत दुर्बल होता है, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लेक्सेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसको हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बोल सकते हैं। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो डी ऑर्बिटल्स, कौन से डी ऑर्बिटल्स आप जानते हैं? डी ऑर्बिटल्स की शेप्स हम जानते हैं, 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। तो मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स की शेप्स हैं उस पे और किस तरह की कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री है उस पे डिपेंड करता है कि मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कैसा प्रतिकर्षण होगा। डी ऑर्बिटल्स हम एक बार देख लेते हैं। हम सब जानते हैं 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें से डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स वाई। इनके जो लोब्स हैं एक्सिस के बीच में होते हैं, ठीक है। और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं उनके जो लोब्स हैं वो एक्सिस के अलोंग होते हैं, एक्सिस पर ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास दो तरह की ऑर्बिटल्स हो गई। ये तीनों जो है इनके लोब्स एक्सिस के बीच में होते हैं और इन दोनों के लोब्स जो है वो एक्सिस पर ही होते हैं, एक्सिस के अलोंग होते हैं। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दूसरा फैक्टर है जिसपे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिपेंड करेगा। तो ज्योमेट्री, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो ज्यामिति है वो डिपेंड करती है लिगेंड्स की पोजीशन पर। लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स में कहाँ पर स्थित हैं। तो ये जो मेटल के जो ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के ज्यादा पास होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे और जो डी ऑर्बिटल्स लिगेंड से दूर होंगे वो कम प्रतिकर्षित होंगे। तो इस तरह से जो मेटल लिगेंड के बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो डी ऑर्बिटल्स की शेप पर भी डिपेंड करेगा और लिगेंड्स की ज्योमेट्री पर।
पोजीशन पे, जो कि ज्योमेट्री को निर्धारित। अप्रोच ऑफ लिगेंड्स, इस तरह से हम देख सकते हैं लिगेंड्स, ये केंद्रीय धातु आयन है और इसके चारों तरफ जब लिगेंड्स आते हैं तो लिगेंड्स किस तरह से आते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो लिगेंड्स इसमें एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। तो शुरू में क्या होगा, मेटल आयन तो अकेला है और लिगेंड्स से बहुत दूर है, तो लिगेंड्स धीरे धीरे इसके पास आएंगे और पास आएंगे तो जिस लाइन से वो आते हैं, जिस डायरेक्शन में वो आते हैं, उसको हम कहते हैं उसका डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड्स। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। तो लिगेंड के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें आपस में प्रतिकर्षण होता है। उसकी वजह से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। तो वो स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, ये हम आइसोलेटेड मेटल आयन जो होता है, जब मेटल आयन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है तब उसकी जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसी होती हैं, डीजेनरेट, समभ्रंश, यानी उन सब की ऊर्जा जो है वो समान होती है। एज लिगेंड्स कम क्लोजर, जैसे जैसे लिगेंड्स मेटल के पास आते हैं, डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज रिमूव्ड। डी ऑर्बिटल की जो डीजेनरेसी है वो खत्म हो जाती है, यानी कि डी ऑर्बिटल, कुछ डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और कुछ की कम हो जाती है। तो जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स के ज्यादा पास होंगे वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और उतनी ही ऊर्जा बाकी जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी कम हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा हम जानते हैं हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो ऊर्जा जितनी है टोटल सिस्टम की, नेट चेंज इन एनर्जी जो है वो जीरो होता है। तो जितनी उन डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा बढ़ेगी जो कि लिगेंड्स के पास हैं, उतनी ही दूसरी बाकी डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कम हो जाएगी जो कि लिगेंड से दूर। इस तरह से हम देख सकते हैं, ये है dx² - y² ऑर्बिटल्स और dz² ऑर्बिटल। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो ये जो लिगेंड्स हैं वो कहाँ से आते हैं, एक्सिस के अलोंग आते हैं। और एक्सिस के अलोंग ये दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके लोब्स जो है वो एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स के, वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, किससे, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स से। लेकिन ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz और dxz, इनके लोब्स एक्सिस के बीच में हैं, आप देख सकते हैं। तो एक्सिस के बीच में लोब्स हैं, तो और इस डायरेक्शन से क्योंकि कोई लिगेंड नहीं आ रहा है तो इन पे अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये कम रिपल्शन महसूस करेंगे। तरह से स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल्स की, आप देख सकते हैं डी ऑर्बिटल्स का और लिगेंड्स का इंटरेक्शन इस तरह का होगा। ये लिगेंड्स मेटल के पास आ रहे हैं तो लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं, एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं। तो एक्सिस की तरफ कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं, dz² और dx² - y², इनके लोब्स जो है वो डायरेक्टली एक्सिस के अलोंग है। तो इनकी ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स मेटल के इन डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अधिक प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन dxy, dyz और dxz जो है उनके लोब्स एक्सिस के बीच में है, तो वो डायरेक्टली लिगेंड के पास नहीं है, इसलिए उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। जितनी ऊर्जा इन दोनों ऑर्बिटल्स की बढ़ेगी उतनी ऊर्जा इन तीनों की कम हो जाएगी। तो नेट चेंज, टोटल एनर्जी चेंज जो है वो क्या होगा, इस डायग्राम से हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझ सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब मेटल आयन फ्री है तो उसकी पांचों डी ऑर्बिटल्स जो है उनकी ऊर्जा समान होती है, डीजेनरेट होती है। जब उसके चारों तरफ से अगर लिगेंड आते हैं स्फेरिकल क्षेत्र में, तो सभी डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान रूप से बढ़ जाती है मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। लेकिन अगर लिगेंड्स एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है, मतलब ऑक्टा एक्सिस की तरफ से लिगेंड्स आ रहे हैं, तीनों एक्सिस की तरफ से,
तो दो डी ऑर्बिटल्स dx² माइनस y² और dz², जिनके लोब्स एक्सिस पर हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी क्योंकि वो अधिक प्रतिकर्षित होंगे, जबकि बाकी तीन ऑर्बिटल जो है dxy, dyz, dxz, उनकी ऊर्जा उतनी ही कम हो जाएगी। तो डी ऑर्बिटल जो है उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी दो पार्ट्स में। जो लोअर एनर्जी का ग्रुप डी ऑर्बिटल्स का है उसको हम बोलते हैं T2g और हायर एनर्जी वाले सेट को हम बोलते हैं Eg। यहाँ पे T2g में T होता है ट्रिपली डीजेनरेट के लिए, मतलब तीन एनर्जी लेवल्स जिनकी ऊर्जा समान है, और Eg में हम E जो है वो डिनोट करता है डबली डीजेनरेट, मतलब दो एनर्जी लेवल्स जिनकी दो ऑर्बिटल्स जिनकी ऊर्जा समान है। जी यहाँ पे स्टैंड करता है सममिति के लिए। जी यहाँ मतलब होता है, जी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है गिरेड। गिरेड मतलब सममित, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड जो है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी ज्योमेट्री सममित है, इसलिए इसमें हम जी भी यूज करते हैं। तो दो सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स हमारे पास हो गए, T2g और Eg, और इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल्टा O। तो ये T2g और Eg ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं 10dq, या इसको डेल्टा O से भी डिनोट करते हैं। इसमें O स्टैंड करता है ऑक्टाहेड्रल के लिए, और डेल्टा O को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो T2g ऑर्बिटल जो है उनकी ऊर्जा 4dq कम हो जाती है, और Eg ऑर्बिटल्स की ऊर्जा 6dq बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों का एनर्जी गैप जो है वो कितना है, डिफरेंस जो है एनर्जी का दोनों के बीच में, वो 10dq है। तो ये एनर्जी गैप डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल्स पे और लिगेंड्स पे। अब जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई, तो स्प्लिटिंग के बाद अब इलेक्ट्रॉन्स जब भरेंगे तो डी इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल के वो किस में जाएंगे, पहले T2g ऑर्बिटल्स में जाएंगे, मतलब पहले लोअर एनर्जी वाले लेवल्स में जाएंगे। तो लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस जो है वो अधिक स्टेबल होते हैं। तो स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के भरने के बाद जो नेट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स किस तरह में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होंगे और उनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कितनी होगी, उसकी कैलकुलेशन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।